अगला जो इसमें टॉपिक है, इसी 1857 की क्रांति में ही सब चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा 1857 की क्रांति में। तो अगला टॉपिक यहाँ पर ये है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ और शिक्षा के विकास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट फैक्चुअली है, पूरा का पूरा फैक्चुअली है, याद रखिएगा। तो फैक्चुअली में यहाँ से ब्रिटिश भारत में कहाँ से शिक्षाओं की शुरुआत की थी अंग्रेजों ने और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ब्रिटिश भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ उसमें सबसे पहले आता है 1700। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है और पूरा प्री की एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूरा प्री की एग्जाम्स के लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। 1771 में वारेन हेस्टिंग्स करके जो बंगाल का गवर्नर था, उसके समय कोलकाता में उसने सबसे पहले मदरसे का क्या करवाया था, निर्माण कराया था, मदरसे का निर्माण कराया था कोलकाता में 1771 में। तो एक फैक्ट यहाँ से ये याद रखना कि 1771 में वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसे का निर्माण कराया था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा कि ब्रिटिश शासन में शिक्षा की शुरुआत कहाँ से मानी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स जो था 1771 में उसने कोलकाता में एक मदरसे का निर्माण करवाया था। यहीं से अंग्रेजों की शिक्षा का क्या होता है, शुरुआत होती है, ठीक है। फिर इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में 1778 ईस्वी में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और ये स्थापना की थी एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम जोन्स। उस समय भी गवर्नर बंगाल का कौन था, वारेन हेस्टिंग्स है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। फिर क्वेश्चन कब की थी, तो 1778 में की थी और उस समय गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके फैक्चुअली बन सकते हैं। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विस्तार जो है उसमें इन सब में आपको कुछ जो चीजें हैं मेन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताता जाऊंगा इसके अंदर क्या क्या थी। लेकिन ये जो फैक्ट है ये महत्वपूर्ण फैक्ट में से एक है। फिर आगे हम आते हैं तो 1791 में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था और उसमें हाथ था या जिसमें खोला गया उस व्यक्ति का नाम था जोनाथन डंकन, याद रखना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो जोनाथन डंकन ने की थी। कब की थी, 1791 में की थी, ठीक है। शिक्षा के विस्तार का यह तीसरा क्रम था अंग्रेजों का, जो कि यह मुख्य बिंदु है जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन नाम के एक अंग्रेज के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, आ रही है आवाज क्लियर? हम लोग बढ़ते जाएं आगे, इस आंसर को हम बड़ा भी लिख सकते हैं, बढ़ते जाएं आगे। बोलते ही नहीं है यार, क्या बात है? जी सर। ओके, 1791 में याद रखिएगा, 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ये सब कोलकाता की बात है क्योंकि उस समय अंग्रेज कहाँ पर थे, बंगाल में थे, ठीक है। तो ये सब कहाँ आते थे, उधर ही। फिर 1800 ईस्वी में विलियम वेलेस्ली जो था, 1799 से 1805 तक विलियम वेलेस्ली जो था, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली जो था, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी 1800 ईस्वी के आसपास, 1800 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर बनाया था, कोलकाता में बनाया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जो ब्रिटिश कंपनी के जो उसमें ऑफिसर्स लोग थे, उसमें जो एक तरीके से काम करने वाले जो अधिकारी लोग थे, उनको कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जा सके, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसके पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश कंपनीज के जितने लोग थे उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था, ब्रिटेन में दिया जाता था। तो उन्होंने उसको प्रशिक्षण देने के लिए इंडिया में ही कॉलेज खोला था, जिसे हम फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जानते हैं। लॉर्ड विलियम्स वेलेस्ली के समय ये खोला गया था 18वीं शताब्दी में या 1800 ईस्वी में इस कॉलेज को खोला गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसके समय खोला गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय खोला गया। दूसरा ये आता है कब खोला गया, तो 1800 ईस्वी में खोला गया। कहाँ पर खोला गया, तो कोलकाता में खोला गया। तो शिक्षा के विस्तार में तीसरा क्रम ये आता है। फिर आता है, मैंने आपको जब एक्ट पढ़ाए थे 1813 का जो चार्टर एक्ट था, मैंने आपको उसमें बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार अंग्रेजों ने किसी अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान रखा था, ये याद रखिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार अंग्रेजों ने किसी एक्ट में 1 लाख का प्रावधान रखा था, शिक्षा के लिए प्रावधान रखा था। तो वो भी एक्ट इसमें शिक्षा के विस्तार के इसमें आएगा। फिर इसी के तहत 1817 में राजा राम मोहन राय ने के सहयोग से एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, ये भी याद रखना। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा
की गई थी। ठीक है, तो एक फैक्ट यहाँ से ये आएगा 1817 में। शिक्षा का एक क्रम है ये, जो कि अंग्रेजी शिक्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद 1835 आता है। मैंने ऊपर नीचे कर दिया है सबको, लेकिन 1835 में याद रखना, जब विलियम बेंटिंक भारत का पहला वाइसराय बना था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, उस समय एक विधि आयोग बनाया था उसने, और विधि आयोग का पहला अध्यक्ष जिसे बनाया था वो था लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले ने विधि आयोग के तहत भारत में विलियम बेंटिंक को सजेस्ट किया था कि हम यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को क्या दें, बढ़ावा दें। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने के लिए, या अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने के लिए लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उसे जनक भी कहा जाता है। तो ये 1835 की बात है, जिसे हम मेकाले शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। मेकाले शिक्षा पद्धति क्या कहलाती है? तो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार ही मेकाले शिक्षा पद्धति कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ही आता है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मेकाले था। पहली बार अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किस समय किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय लॉर्ड मेकाले के द्वारा किया गया था। पहला कानून ये लेकर आए थे अंग्रेजी शिक्षा के लिए, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद आता है 1849 में भारतीय बालिका हेतु स्कूल खुलवाया था लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने इधर सकारात्मक प्रभाव देखा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण इन्होंने कैसे किया, तो इन्होंने बालिकाएं स्कूल और कॉलेज में एडमिशन दिलवाना स्टार्ट किया था। तो लॉर्ड डलहौजी, जिसे हम हड़प नीति के नाम से ज्यादा जानते हैं, उसने एक भारतीय बालिका हेतु एक स्कूल खुलवाया था, जो कि उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो 1849 में भारतीय बालिका हेतु पहली बार स्कूल खोला गया था, ये याद रखिएगा। और उस समय लॉर्ड डलहौजी का इसमें पूरा सहयोग था। फिर आता है 1854 को हम जानते हैं चार्ल्स वुड डिस्पेच के नाम से। चार्ल्स वुड डिस्पेच के नाम से चार्ल्स वुड डिस्पेच जो है वो एक तरीके से चार्ल्स वुड करके जो एक व्यक्ति था उसकी अध्यक्षता में एक आयोग बना, जैसे हम चार्ल्स वुड डिस्पेच, यहाँ से क्वेश्चन ही आता है। आप पिछली 2 बार पहले की एग्जाम को देखने 17-18 में प्री में आया, चार्ल्स वुड डिस्पेच का संबंध किससे था? तो चार्ल्स वुड डिस्पेच का जो संबंध था वो था शिक्षा से। तो शिक्षा के इसमें क्या हुआ था कि जो मेकाले शिक्षा लेकर आया था, लॉर्ड मेकाले जो शिक्षा नीति लेकर आया था, उसका मूल्यांकन करने के लिए चार्ल्स वुड डिस्पेच को बनाया गया था। और मूल्यांकन इन्होंने किया था कि हम इस अंग्रेजी शिक्षा को, इसमें चार्ल्स वुड डिस्पेच में किया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको छोड़कर बाकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज स्तर तक अंग्रेजी शिक्षा का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पेच में उसने रिव्यू किया था कि उसमें क्या कमियां हैं, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति में क्या कमियां हैं, उसके आधार पर चार्ल्स वुड डिस्पेच लाया गया था। और ये चार्ल्स वुड डिस्पेच जिसे है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को इसमें ज्यादा बढ़ावा दिया था, याद रखिएगा। इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था और सभी को उसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो चार्ल्स वुड डिस्पेच का संबंध 1854 में है। उस समय भी लॉर्ड डलहौजी था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पेच, मेकाले की शिक्षा नीति, हंटर आयोग, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो ये लिखना 1854 का शिक्षा आयोग जो था चार्ल्स वुड डिस्पेच, उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट में से एक है। अगला आता है 1882 में एक आयोग बना जिसे हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। और हंटर आयोग जो था उस हंटर आयोग में जो चार्ल्स वुड डिस्पेच था और मेकाले की जो शिक्षा थी उसको और आगे ले जाया गया। साथ साथ में इसमें महिला शिक्षा का और ज्यादा जोर पर विकास दिया, मतलब वो देखा गया कि इसमें महिला शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया। तो हंटर शिक्षा आयोग जो बनाया गया था, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो देखो, हंटर आयोग एक 1919 में भी बनाया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। लेकिन एक हंटर आयोग अगर 1882 आता है तो वो शिक्षा से संबंधित आयोग था, जो कि महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए इस आयोग को लाया गया था। ठीक है, यह है आपका हंटर आयोग। अगला है 1904 में जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था, यह हम कहेंगे वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। 1904 में उसने एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अर्थात यूजीसी का निर्माण करवाया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है।
थॉमस रेले करके उसका एक अध्यक्ष बना था यूजीसी का, ठीक है। तो यहाँ से आता है यूजीसी का गठन कब हुआ, 1904 में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1904 में किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वर्तमान की, वो सब किसके अधीन आती है, यूजीसी के अधीन आती है। हालांकि उसकी गठन 1950 के बाद हुआ है, लेकिन भारत में ये शिक्षा का एक तरीके से क्या शुरुआत इस अधिनियम में विक्रम विश्वविद्यालय, सॉरी हम ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों के लिए एक यूजीसी जो बनाया गया था वो इसी के समय शुरू हो जाता। अब ये हो गई 1904 तक की बात। अब आते हैं हम लोग 1913 में एक आया सरकारी प्रस्ताव। 1913 में एक आया सरकारी प्रस्ताव। 1913 में सरकारी प्रस्ताव आया। इस सरकारी प्रस्ताव में निर्धन और पिछड़े वर्ग को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। निर्धन लोगों को एवं पिछड़े वर्ग को निःशुल्क शिक्षा की बात पहली बार की गई थी। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो यहां से याद रखिएगा, यह भी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया 1913 में, जिसे सरकारी प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और सरकारी प्रस्ताव जो था निर्धन और पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। यह भी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो एक फैक्ट यहां से याद रखना। अगला है 1913 में सरकारी प्रस्ताव। अब आता है 1917 में सेडलर आयोग। सेडलर आयोग ये भी याद रखना, ये भी शिक्षा से संबंधित है। कभी कभी आयोग ही पूछ लिए जाते हैं कि किस आयोग का किससे संबंध है, और आप फुल डिस्प्ले देखना, वो आया है क्वेश्चन। तो सेडलर आयोग जो था, इसमें क्या हुआ था कि इसमें दो भारतीयों को भी रखा था उन्होंने। दो भारतीयों को शामिल रखा था, जिसमें आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, इन दो लोगों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, कुल मिला के सेडलर आयोग में हम ये कह सकते हैं एम.ई. सेडलर करके एक व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया। और उन्होंने इसमें कुछ अनुशंसाएं की थी कि स्कूली शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा है वो 12 वर्ष तक होना चाहिए। 12 वर्ष स्कूली शिक्षा का प्रावधान कितना होना चाहिए, 12 वर्ष होना चाहिए। तो जो हम आज पढ़ते हैं प्राइमरी और मिडिल, वो कहाँ तक है, 12 वर्ष तक है। 13 वर्ष की उम्र में हम लोग 8वीं पास करते हैं, ठीक है। तो 12 वर्ष तक उन्होंने, सेडलर आयोग ने अनुशंसा की थी कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष तक होना चाहिए, अर्थात 12 वर्ष की होना चाहिए, ये बोला था उन्होंने। तो पहली से लेकर 12, फिर उन्होंने बोला कि 3 वर्ष स्नातक के लिए होना चाहिए। तो ये भी सेडलर आयोग की अनुशंसा थी कि स्नातक कितने वर्ष का होना चाहिए, 3 वर्ष का होना चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा इस आयोग ने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या दिया गया, जोर दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भी जोर दिया था। तो सेडलर आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले किस आयोग में भारतीयों को शामिल किया गया था, तो सेडलर आयोग में शामिल किया गया था। कौन कौन थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे, ठीक है। किस आयोग के तहत ये कहा गया था कि जो प्रारंभिक शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है वो 12 वर्ष की होना चाहिए, तो सेडलर आयोग में बोला गया था। स्नातक कितने वर्ष का होना चाहिए, 3 वर्ष का होना चाहिए, तो ये भी किसमें बोला गया था, सेडलर आयोग में बोला गया था। तो यहाँ से एक फैक्ट ये भी आ सकता है। तो सेडलर आयोग का संबंध है 1917 से, जिसमें एम.ई. सेडलर करके एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में सेडलर आयोग बनाया गया था। एक था सरकारी प्रस्ताव, जिसमें निर्धन और पिछड़े वर्गों को निःशुल्क शिक्षा की बात। एक आता है हार्टोग आयोग, एक आता है हार्टोग आयोग, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं हार्टोग आयोग। और ये बात है 1929 की। कब की बात है ये, 1929 की। तो देखो हार्टोग आयोग जो था वो भी एक तरीके से सर फिलिप हार्टोग करके एक व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में सर फिलिप हार्टोग करके एक व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में 1929 को एक आयोग बनाया गया। और इस आयोग ने भी क्या किया था कि प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया था कि प्राथमिक शिक्षा यानी ऐसी होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय महत्व पर भी क्या हो, मतलब गौर की जाए, या राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने राष्ट्रीय महत्व को समझा था, ठीक है। एक तो फैक्ट यहाँ से याद रखना कि पहली बार हार्टोग आयोग ने यह बात कही थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय महत्व को ध्यान रखा जाए, अर्थात प्राथमिक शिक्षा कैसी होना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व में उसका रोल कहीं ना कहीं हो। तो आप देखना पहले जो शिक्षा दी जाती थी उसमें लगभग सबके
प्राथमिक शिक्षा के सबके एक जैसे पाठ हुआ करते थे, जो भी कहानियां किताबें पहले के लोग सुनाते तो वो सब बदले कि हम लोगों ने ये उस क्लास में पढ़ा, ठीक है। फिर इन्होंने ये बोला कि ग्रामीण छात्रों को व्यवसायिक, इसी आयोग ने ये बोला कि ग्रामीण छात्रों को व्यवसायिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का पे बल दिया जाए, प्रौद्योगिकी शिक्षा पर बल दिया जाए ग्रामीण छात्रों में। तो ये भी हार्टिक आयोग ने 1929 में बोला था, ठीक है। तो एक यहाँ से याद रखना। फिर आता है 1944 में, जिसे हम सर्जेंट योजना के नाम से जानते हैं। 1944 में आया था, जिसे हम सर्जेंट योजना के नाम से जानते हैं। ये भी शिक्षा के लिए थी। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है सर्जेंट योजना का संबंध किससे था। तो सर्जेंट योजना, इसमें सर्जेंट एक अंग्रेज था, उसके तहत उसने एक वो क्या लेकर आया था, शिक्षा लेकर आया था। और भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार के रूप में सर जॉन सर्जेंट के रूप में एक योजना लाई गई थी, 1944 में लाई गई थी। और इस योजना का मुख्य विस्तार था एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना का विस्तार करना। एक राष्ट्रीय शिक्षा मतलब राष्ट्रीय शिक्षा का क्या करना, एक योजना तैयार करना। उसके आधार पर सर्जेंट योजना आई थी। और इस योजना के तहत उन्होंने ये बोला था, इस योजना में पहली बार ये बोला गया था जो 6 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। भारत में पहली बार सर्जेंट योजना 1944 के तहत ये बात कही गई थी, जो कि हम संविधान के अनुच्छेद 45 में पढ़ते हैं, जो कि एक गांधी जी के से प्रेरित अनुच्छेद है। ये बोलता है कि जो भी भारत में प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क देना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा होती है 6 से 11 वर्ष, तो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सबसे पहले सर्जेंट योजना के तहत रखा गया था। फिर उन्होंने ये बोला था इसमें कि ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। दूसरी बात इसमें ये बोली थी कि ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय क्या किए जाए, स्थापित किए जाए। तो ये बात भी की गई थी सर्जेंट योजना में। और सर्जेंट योजना कब आई थी, 1944 में आई थी। और 11 से 17 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए अलग से 6 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया जाए। 11 से लेकर 17 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए 6 वर्ष तक अलग से शिक्षा का प्रावधान किया जाए, अर्थात वही स्नातक लेवल की जो एग्जाम थी वो की जाए। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था आज का वो था शिक्षा से संबंधित। और निश्चित रूप से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बन जाते हैं हमारे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा और निश्चित रूप से इसमें से कुछ चीजें आपको पहले से याद भी होगी। अगर नहीं भी है तो आप निश्चित रूप से इस चार्ट के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास अगर रहेगी शाम को तो मैं आपको बता दूंगा। अभी दिन में आज की क्लास मैं यहीं पे पोस्टपोन करूंगा। तो तब तक के लिए